नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिग्स और स्लस्की का स्थानापन्नता प्रभाव। स्थानापन्नता प्रभाव को आप जानते हैं, थोड़ी सी पीछे चर्चा हुई थी कि स्थानापन्नता प्रभाव क्या होता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन सापेक्षतया सस्ती वस्तु को महंगी के स्थान पर स्थानापन्न करने से होता है, उसी से संबंधित है। और जब दूसरी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की वास्तविक आय और रुचियां स्थिर रहें। तो सीधा सा मतलब है, जब दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु उसकी अगर कीमत कम होती है, दूसरी वस्तु की कीमत कम ना हो, तब पहली वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। इसी को स्थानापन्नता प्रभाव कहते हैं। तो इसमें स्थानापन्नता प्रभाव हिग्स और स्लस्की ने जो व्यक्त किया है, इनका साथ साथ में पढ़ा जाता है क्योंकि थोड़ा सा अंतर है इन दोनों लोगों में। तो सबसे पहले हम हिग्स का स्थानापन्नता प्रभाव देखते हैं। हिग्स ने जो स्थानापन्नता प्रभाव दिया है उसमें वे क्षतिपूरक परिवर्तन द्वारा स्थानापन्नता प्रभाव की व्याख्या करते हैं। आगे जब अभी हम लोग चित्र में देखेंगे तब ये समझेंगे कि क्षतिपूरक परिवर्तन से कैसे करते हैं। तो स्थानापन्नता प्रभाव एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी खरीदी गई मात्रा में वृद्धि है, जो आय का समायोजन करने के बाद होता है, ताकि उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति पहले जैसे ही रहे। आप देख रहे हैं, इसमें कहने का ये मतलब है कि कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु में एक वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। तो प्रोफेसर हिग्स क्या करते हैं कि क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा उसको पहले ही उदासीनता वक्र पर उसको संतुष्ट करते हैं या पहले वाले पर ही लेके आते हैं। तो इस तरीके से इनका मॉडल है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब इस चित्र 35 में आप देख रहे हैं कि समांतर अक्ष पर वस्तु x को दिखाया गया है, वस्तु x, और अनुलंब अक्ष पर वस्तु y को दिखाया गया है। इसमें जो P और Q है, ये उपभोक्ता की, कंज्यूमर की पहले माने प्रारंभिक बजट लाइन है। और इस बजट लाइन पर हिग्स ये मानते हैं कि उपभोक्ता आर बिंदु पर उदासीनता जो वक्र है I1, इसके आर बिंदु पर संतुलन में है, यहाँ पर वो खरीदता है। अब वस्तु x की जैसे ही कीमत कम हुई तो वस्तु x की कीमत कम होने से इसकी मात्रा वो ज़्यादा खरीदेगा, जिससे उसकी नई बजट लाइन PQ1 हो जाएगी। पहले क्या थी? PQ, ये बजट लाइन थी उसकी। अब क्या हो गई? PQ1। क्यों? क्योंकि वस्तु x की कीमत कम हुई है तो वस्तु x की ही मात्रा अधिक खरीदी जाएगी, वस्तु y की वही कीमत है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसकी नई बजट लाइन बनी और नई बजट लाइन पर यहाँ कहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, तो प्रोफेसर हिग्स ये कहते हैं कि इससे हमको जो बढ़ी हुई आय है उसको इस तरीके से वापस लेना है कि ये उपभोक्ता इसी उदासीनता वक्र पर I1 पर ही आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो वापस लेना है, वापस लेने के लिए सरकार टैक्स लगा सकती है या अन्य किसी कारण से। तो अब उसकी नई बजट लाइन जो बनेगी वो MN बनेगी।
एन इस तरीके से खींचनी है, बिल्कुल PQ1 के समानांतर। अब देख रहे हैं आप कि MN ये जो कीमत जो बजट लाइन है, ये उदासीनता वक्र I1 को H बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। बजट लाइन MN उदासीनता वक्र I1 को H बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और इससे पहले जो बजट लाइन थी PQ, वह R बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। तो उदासीनता वक्र वही है, पहले इधर टच हो रहा था पहली बजट लाइन, और दूसरी बजट लाइन जो है, जो टैक्स लगने के बाद है, वह H बिंदु पर हो रही है। तो इस प्रकार R से जो H की ओर शिफ्टिंग है, यही स्थानापन्नता प्रभाव है। मतलब कि पहले जो उपभोक्ता था वह Y की BR वस्तु खरीद रहा था, Y BR और X OB, X की OB Y की BR। लेकिन जब कीमत घटी तो उसकी नई बजट लाइन ये हुई। प्रोफेसर हिक्स इसी उदासीनता वक्र पर उसको लाना चाहते हैं, तो इसलिए छत पूरक परिवर्तन के द्वारा उसकी आय को कम किया गया, और इधर से आय ऐसे हो गई। जब इस तरीके से हो गई तो अब चूंकि समांतर बिल्कुल खींचना है, चाहे PM कम करो या N Q1, तो इस तरीके से जब कम करेंगे तो ऐसे लाइन खींची। ऐसे लाइन खींचने से अब जो MN बजट लाइन है, यह उदासीनता वक्र को H बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो पहले कंज्यूमर यहाँ पर बाई कर रहा था, खरीद रहा था, अब वो H बिंदु पर आ गया है। H बिंदु पर क्या है कि X की OD इतनी मात्रा ले रहा है, और Y की DH यह मात्रा ले रहा है। तो R से H की तरफ आना, उदासीनता वक्र पर जो R से H की तरफ शिफ्टिंग हुई है, यही स्थानापन्नता प्रभाव है। अर्थात जो BD है, ये जो आप देख रहे हैं BD इतना ये क्षेत्र, ये स्थानापन्नता प्रभाव है। स्थानापन्नता प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि एक वस्तु की जब कीमत कम होती है, वस्तु X की कीमत कम हुई तो इसकी मात्रा अधिक खरीदी गई। जब वस्तु की कीमत नहीं घटी थी, वस्तु X की कीमत नहीं घटी थी, तब OB मात्रा खरीदी जा रही थी। बाद में वस्तु घटने पर OD हो गई। तो यह इतना जो प्रभाव है, ये आपका स्थानापन्नता प्रभाव है। तो जो प्रोफेसर हिक्स हैं, इन्होंने इसी तरीके से अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। अब इसके बाद में हम लोग स्लस्की के सिद्धांत को समझते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा है कि स्थानापन्नता प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मात्रा अधिक खरीदी जाती है। माने एक चीज में माइनस, तो कोई वस्तु है उसकी किसी एक चीज में माइनस हुआ तो एक चीज में प्लस हुआ। माइनस और प्लस यही ऋणात्मक प्रभाव है। अगर एक चीज घटे और दूसरी भी घट जाए, अथवा एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़ जाए, तो धनात्मक होता है। क्योंकि अंतर है, एक ऋण है एक धन है। कीमत घटी, कीमत में माइनस हुआ, और मांगी गई मात्रा में प्लस हुआ, तो इसलिए ऋणात्मक है। तो अब हम लोग स्लस्की का स्थानापन्नता प्रभाव समझते हैं। थोड़ा सा अंतर है, और दोनों ये विद्वानों के जो अर्थशास्त्रियों के प्रभाव हैं, ये साथ साथ पढ़े जाते हैं। स्लस्की ने जो उपभोक्ता की आभासी वास्तविक आय स्थिर मानकर स्थानापन्नता प्रभाव की व्याख्या की। अब इसको हम भी मान लेंगे,
मान लीजिए कि वस्तु X की कीमत कम हो जाती है, जैसे भी पीछे हिक्स वाले में हम समझ रहे थे, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है, जिसका समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि उपभोक्ता यदि चाहे तो दोनों वस्तुओं का पहले वाला बंडल खरीद सके जो कीमत में परिवर्तन से पूर्व उसके पास था, ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। लेकिन जब वह ऊंचे वक्र पर गति करता है तो स्थानापन्नता प्रभाव होता है। प्रोफेसर जो हिक्स हैं वो स्थानापन्नता प्रभाव को मापने की स्लस्की की इस विधि को लागत अंतर्विधि कहते हैं। जो स्लस्की की विधि है, इस विधि को प्रोफेसर हिक्स लागत अंतर्विधि कहते हैं। हो सकता है आप लागत अंतर न जानते हो किसे कहते हैं। तो लागत जो अंतर होता है, इसका संबंध कीमतों में अंतर के कारण क्रय शक्ति में अंतर होता है। इसकी गणना पुरानी एवं नई कीमतों पर दो वस्तुओं की एक विशेष बंडल की लागत में अंतर द्वारा की जाती है। आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये स्लस्की ने जो सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो बताया है, उसका चित्र है। समांतर अक्ष पर, इस अक्ष पर वस्तु x है और अनुलंब अक्ष पर वस्तु y है। अब इस चित्र को बहुत ध्यान से आप समझिए। PQ ये कंज्यूमर की मूल बजट लाइन है और इस बजट लाइन पर जो कंज्यूमर है वो I1 पर बिंदु R पर वस्तु को खरीद रहा है, यह संतुलन में है। अब क्या हुआ, इस वस्तु की कीमत घट जाती है, वस्तु X की कीमत घट जाती है। जैसे ही वस्तु X की कीमत घटेगी तो कंज्यूमर की नई बजट लाइन बनेगी PQ1, ये लाइन बनेगी। अब इस लाइन पर यहाँ कहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, इस जगह पर कहीं खरीद रहा होगा। अब स्लस्की कहता है कि इस जगह से हमको इस तरीके से टैक्स लगाना है या सरकार को टैक्स लगाना है कि वह जो उसकी बढ़ी हुई वास्तविक आय थी या क्रय शक्ति कहीं बढ़ जाती है, उसको इस प्रकार से लागत अंतर द्वारा कम करना है कि वह आर बिंदु पर, आर जो उसका मूल बंडल है, उस पर आ सके। तो उसके लिए क्या करता है स्लस्की, कहता है कि जब टैक्स लगाए जाएंगे तो M1 N1 ये इसकी नई बजट लाइन बनेगी। और एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो स्लस्की का ये मेथड है, इसमें M1 N1 इस तरीके से खींची जाती है कि वह R बिंदु से होती हुई जाए और PQ1 के समांतर हो। हिक्स में क्या था, R बिंदु से नहीं जा रही थी, यहाँ से थोड़ा सा नीचे। क्यों? क्योंकि वो उदासीनता जो वक्र था उनका, एक ही उदासीनता वक्र बनता था, उसी पर वो उसको संतुलन में करते थे, स्पर्श कराते थे। जो नई बजट लाइन वो खींचते थे टैक्स के बाद में, उस बजट लाइन को पहले ही उदासीनता वक्र से टच कराते थे। तो उसके लिए वो पहले वाले बिंदु से होकर नहीं गुजारते थे, पहले वाले बिंदु से थोड़ा नीचे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पहले वाले बिंदु से होकर के गुजार रहे हैं। अब जैसे ही पहले वाले बिंदु से होकर के गुजारा, M1 N1 ये रेखा बनी। अब कंज्यूमर, आप गौर से देखिए कि जो उदासीनता वक्र I1 है, इस पर M1 N1 टच नहीं हो रहा है, इसको काट रहा है। ये देखिए जो नीले रंग से है, ये I1 गया है। अब चूंकि M1 N1 उदासीनता वक्र फर्स्ट को
टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर तो ये आएगा नहीं। अब क्या करेगा उपभोक्ता, वो ऊंचे उदासीनता वक्र, इस वक्र पर पहुंच जाएगा। I2 जो है इस पर S बिंदु पर पहुंच जाएगा। अब इस बिंदु भी आप देख रहे हैं कि इस बिंदु M1 N1 पर ही है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि जो स्लस्की का ये मॉडल है, इसमें वे कंज्यूमर को ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचा देते हैं। हिग्स क्या कर रहे थे, पुराने ही उदासीनता वक्र पर उसको रखते थे। अगर हिग्स का होता तो ये जो एस बिंदु है यही टच कर रहा होता I1 पर, और आर से यस आ जाता। आपने पिछले उसमें थोड़ी देर पहले आपने देखा था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पहले उपभोक्ता I1 पर था, एस आर बिंदु पर, I1 के आर बिंदु पर था। अब उपभोक्ता I2 के एस बिंदु पर आ गया है, तो आर से एस को जो शिफ्टिंग है, ये स्लस्की का स्थानापन्नता प्रभाव है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहले उपभोक्ता OA ले रहा था X की और Y की AR, बाद में अब क्या ले रहा है, जब कीमत घट गई और टैक्स लगाने के बाद में OC ले रहा है X की OC, और CS ले रहा है Y की। अब A से C, यहाँ से इस जगह को जो ये बढ़ी हुई है, यही स्थानापन्नता प्रभाव है। इस प्रकार जो स्थानापन्नता की दोनों विधियां हैं, हिग्स और स्लस्की की, उन दोनों विधियों में से स्लस्की की विधि बेहतर मानी जाती है। उसका यही मेन कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि हिग्स पुराने उदासीनता वक्र पर संतुष्ट करता था, लेकर के आता था कंज्यूमर को, और स्लस्की ऊंचे उदासीनता वक्र पर लेके जा रहा है, I2 पर पहुंचा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिग्स है उसके क्षतिपूरक परिवर्तन का अनुमान लगाना भी कठिन है, और जो स्लस्की विधि में मार्केट और कीमतों और मात्राओं का अवलोकन करके लागत अंतर के बराबर वास्तविक आय की जो गणना करनी होती है, उसको करना संभव है। सीधा सा मतलब है, लागत अंतर जो विधि है उसकी गणना करना सरल है, और क्षतिपूरक परिवर्तन जो हिग्स का है उसकी गणना करना कठिन है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्लस्की पहुंचाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने हिग्स और स्लस्की के स्थानापन्नता प्रभाव को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।